नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हम सब आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि डूंगरी बांध का प्रकरण पिछले कई महीनों से बल्कि करीब 1 वर्ष होने को आ गया, जब पूर्वी राजस्थान के लोगों को लगातार कर रहा है और एक के बाद एक महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। होना ये चाहिए था कि इन महापंचायतों से और इतनी बैठकों के बारे में एक आपसी समझदारी और सहमति बनती, लेकिन देखने में आ रहा है कि लगातार लोगों के बीच होती जा रही है। बहुत सारे लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग भी करना चाहते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य इस मुद्दे पर थोड़ी समझदारी विकसित करना है और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से सीधे संबंधित नहीं है। हम कोई अ, किसी राजनीतिक उद्देश्य से चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसले को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। और आप जो इनपुट अगर कोई देना चाहें इसमें, तो आपके इनपुट हम कमेंट के रूप में इसमें वीडियो में भी दिखाएंगे। अ, इस चर्चा में स्वागत है। हमारे साथ में 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, इससे संबंधित हैं या इसके बारे में शोध करता है। हमारे साथ ताराचंद दनारपुर जी जुड़े हुए हैं, जो आप देख रहे हैं बांध को लेकर के एक भिन्न राय रखते हैं। आमतौर पर लोग बांध के खिलाफ, लेकिन ताराचंद जी का मानना है कि बांध एक बड़ी योजना का हिस्सा है और उससे क्षेत्र के लोगों को कुछ लाभ भी होने वाला है। और बांध को लेकर के और बारीक बातें हमारे सामने रखेंगे। मनीष जी बांधों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं और इससे जुड़ी हुई कई परियोजनाओं के साक्षी रहे हैं। मनीष जी आपका स्वागत है। ताराचंद जी आपका स्वागत है। एडवोकेट सोनू हमारे साथ हैं, जो कई महापंचायतों साक्षी रहे हैं और डूंगरी बांध विरोधी संघर्ष समिति से जुड़े रहे हैं। एडवोकेट सोनू जी आपका स्वागत है, जो आमतौर पर जो महापंचायतें हैं उनका सुर बांध के विरोध में है। और मेरे ख्याल से एडवोकेट सोनू जी भी इसी मत से सहमति रखते हैं कि बांध से फायदा कम है और नुकसान अधिक है। और हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता लेखिका बिमला जी हैं, जो बांध को लेकर के एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही हैं कि बांध को लेकर के किसानों के हितों या स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले एडवोकेट सोनू जी को लेकर के स्थानीय लोगों का क्या सोचना है। आप अपनी राय अभी मत बताएं, अभी स्थानीय लोगों का क्या सोचना है। सबसे पहले कब डूंगरी बांध के बारे में पता चला और इसकी लोकेशन क्या है और स्थानीय लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सर अभी हमारे और तो मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ। सबसे पहले तो मई जून में चर्चा होने लगी थी, क्योंकि इसमें क्या है, एक राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले निकाली थी कि भाई 55 गांव उठने वाले हैं, इसी तरह से एक बांध बनने वाला है। तब लोगों को अचानक पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि हाँ बनने वाला नहीं है यार, इतना बड़ा बांध तो ही बनता थोड़ी ना है। अचानक से एक खबर आई, उसके बाद में ऐसा सुनसान हो गया सबको, मतलब इस तरह से डर का माहौल में हो गए लोग। फिर तो धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी और फिर तुरंत ही लोग एक दूसरा से सोशल मीडिया से जुड़ने लगे, बात करने लगे। अब कोई सूचना नहीं थी, किसी तरह का कोई सरकार का कोई विज्ञापन या किसी तरह का ऐसा नहीं था। बस केवल बांध था कि बांध इतना बड़ा बनने वाला है, इतना लोगों को पानी पहुंचाएंगे, इसलिए हमको उठना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया, फिर पंचायत का रूप में एक भाई ठीक है लोगों की राय ली जाए। तो फिर पंचायत सबसे पहले भूरी पहाड़ी में एक पंचायत रखी, ताकि लोग आए, कितना माहौल बनाए और उसके बाद में कितने लोग जुड़ सके, अपनी अपनी बात रख सके। तो इस तरह से लोगों को अभी भी थोड़ा ऐसा है कि कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि अभी हम सरकार से लड़ नहीं सकते या किसी प्रकार का हमको कोई हमारा सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादातर लोग समझ गए हैं कि हम ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, तो हम
किसी भी तरह से हर हाल में इस बांध को बढ़ने नहीं देंगे और आसपास पूरा क्षेत्र में सब गांव को सब गांव के आसपास जो बुद्धिजीवी है उनका सपोर्ट लेने में लगे हुए हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि अपनी लड़ाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। इसी तरह से लोग अब तो ऑल ओवर लगभग सभी लोग इस बांध के विरोध में हैं और मरने मिटने के लिए तैयार है। चारों तरफ से बस यही है कि एक पत्थर भी नहीं लगने देंगे इसमें। हेलो। हाँ, ठीक है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और स्थानीय लोगों का पक्ष रखा। विमला जी, आपने अभी तक इसके बारे में क्या सुना है और क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं आपके अनुसार? आपकी अगर स्थानीय लोगों से भी कोई बात हुई है तो आप वहाँ के लोगों की कुछ राय हमको साझा करें, या जो कुछ भी आप इसके बारे में जानती हैं। कि सर अभी ताराचंद जी ने जो बात बताई और इन्होंने जो कहा कि स्थानीय लोगों की जो बातें हैं वो इस तरीके से है, बिल्कुल सर ये हकीकत है। क्योंकि एक कहते हैं चिड़ी में घोड़ा पड़ना, व्यक्ति आज आबाद है, उससे अचानक से पता चले कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ना मेरे पास मेरा घर होगा, ना ही मेरे कुटुंब के लोग मेरे साथ होंगे, ना ही जो समाज में रहता हूँ वो मेरे साथ होंगे। और पुश्तैनी जो चीज है अपनी जमीन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो ये भी मेरे पास नहीं रहेगी। तो व्यक्ति के मन में सर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। और स्थानीय लोगों ने जब बात सुनी है और उन सबने जब इस चीज को सोचा समझा, तो विरोध होना तो तय है। क्योंकि अब से पहले भी जो बांध बने हैं उन लोगों के भी लिए मैंने कल एक लाइव पोस्ट लिखी थी, तो उसमें था कि एक गाड़िया लोहार जैसी स्थिति वहां के लोगों की हुई जब बीसलपुर बांध बना था। तो एक मुआवजा है, अगर उसे हम दे करके सोच ले कि सामने वाला व्यक्ति आबाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आबाद होने की एक समूह होता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम किसी से किसी की महत्वपूर्ण चीज ले रहे हैं, तो बदले में उसे वेल सेटल्ड यदि किया जाए तो ठीक है, वरना सर ये दुख एक ऐसा दुख है कि कहते हैं कि खाते जिसका सूत और जाए जिसका पूत, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बाकी तो अपन जब परिचर्चा कर रहे हैं डूंगरी बांध को लेकर के, तो स्थिति पहले तो ये क्लियर हो कि क्या इसका बेस है, कहाँ तक रणनीति बनी है, कहाँ तक ये मुद्दा पहुंच चुका है, ये सारी चर्चा हमारे बीच में होगी। तो पहले तो किसको रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने के लिए सर एक चीज होती है कि व्यक्ति विशेष नहीं लड़ सकता, समाज मिलकर के लड़ सकता है। एक स्थानीय जगह के लोग लड़ेंगे तो कितना से प्रोटेस्ट कर पाएंगे, कितना विरोध कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी को पूर्वी राजस्थान के इसके आसपास के, ये नहीं कि 76 गांव जा रहे तो वो 76 गांव ही इस लड़ाई को लड़े, नहीं, फिर आसपास के गांवों को सबको एकजुट होकर के अगर इसका विरोध करते हैं तो आई थिंक मैं सोचती हूँ कि इसको रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमको इसके बेनिफिट्स क्या है उन पर भी एक चर्चा करनी होगी और देखना होगा कि इसके मतलब टोटली सर क्या होने जा रहा है, कहाँ तक रणनीति पहुंची है, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या इसके फायदे हैं, नुकसान तो सबको पता है। तो इन चीजों पर भी हम फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया है। हम बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल से हमारे साथ में जो ताराचंद जी जुड़े हुए हैं वो इस बांध के बारे में और बहुत सारी ऐसी बांध परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। और कई लोगों ने नाम सजेस्ट किया कि उनको आप बुलाइए। 2 वजहों से ताराचंद जी से मैंने संपर्क किया कि एक तो बांधों के विभिन्न बांधों के बारे में इनको जानकारी है कि उनसे कितना विस्थापन हुआ, कितना लाभ हुआ, और साथ ही साथ ऐसे शख्स हैं जो मूलतः बांध बनने के पक्ष में हैं। तो ताराचंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बांधों के अनुभव क्या रहे हैं, और क्या लोग जैसा कह रहे हैं कि आप बांध बनने के पक्ष में हैं, तो अगर पक्ष में हैं तो आप क्यों पक्ष में हैं? और जैसा सब लोग एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उन सब लोगों का क्या होगा जिनके गांव डूबने वाले हैं, जिनके घर, क्या रक्षा कैसे होगी? तो आपको सब लोग सुनना चाहते हैं, प्लीज अपनी बात रखें।
सबसे पहले तो ये है कि मैं बांध के पक्ष में हूँ नहीं हूँ ये अलग बात है, मैं योजना के पक्ष में हूँ। ये योजना बड़ी मुश्किल से राजस्थान को एक इतनी महत्वपूर्ण और एक महत्वाकांक्षी योजना जो मिली है, तो ये योजना है, ये आगे बढ़नी चाहिए। दूसरी रही बात इसकी अपने बांध के बारे में, तो मैं थोड़ा-सा आपको 2016-17 से पे ले जाना चाहूँगा, जब वसुंधरा जी ने इसकी जो डीपीआर बनवाई थी, तब ले जाना चाहता हूँ मैं आपको। और इसके संबंध में तो इस बांध का जो ईआरसीपी मूल डीपीआर जो बनी थी, उसमें वसुंधरा जी ने जो इसका सर्वे करवाया था, उसमें इसके कैचमेंट से 347 एमक्यूएम पानी मिलने जा रहा था, और 347 एमक्यूएम से जो छीजत और एनवायरमेंट फ्लो को कम करने के बाद 289 एमक्यूएम का डैम यहाँ पे बनाने की योजना थी, जो मूल ईआरसीपी बनी थी उसमें, और ये 50% डिपेंडेबिलिटी पे वो बनाने वाली थी। और इससे लेकिन अब जो एमओयू हुआ था एक बार 28 जनवरी 2024 में, जिस पे साइन हुए थे एमओयू, उस टाइम गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जल शक्ति मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम योजना को सिर्फ 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही लागू कर सकते हैं। 50% डिपेंडेबिलिटी पर आपने ये योजना भेजी है, तो हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर योजना को राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी नहीं देंगे। तो 75% डिपेंडेबिलिटी पे योजना का पानी टोटल ही 1775 एमसीएम रह गया था। 1775 एमसीएम, इसका मतलब मैं दूसरी तरह से बता दूं आपको कि हमको 13 जिलों के लिए पीने को सिर्फ 1723 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए जरूरत थी, और योजना का आकार ही घट के टोटल 1775 एमक्यूएम रह गया था। सिर्फ पीने लायक पानी हमको मिलने जा रहा था। तो उस टाइम तो ये चैनल ही खत्म कर दिया था एक तरह से, उसमें ये डूंगरी डैम के लिए पानी नहीं बच रहा था। लेकिन 5 दिसंबर 2024 को जो संशोधित एमओए हुआ है, उसमें 50% डिपेंडेबिलिटी पर ये योजना अब बनने जा रही है, और इसमें 3310 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी टोटल योजना का, इस आकार की योजना बनेगी, इतना पानी इससे मिलेगा। तो उसमें ये डूंगरी डैम है, इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसका आकार 1588 एमक्यूएम जो बनाने जा रहे हैं, ये मेरे भी समझ से बाहर है, क्योंकि योजना जब 289 एमक्यूएम से ही योजना के पूरे जो आगे गंगापुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा की जो जितनी रिक्वायरमेंट थी, वो 289 एमक्यूएम पानी से पूरी हो रही थी। तो अब ये 1588 एमक्यूएम का जो फैसला कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसको थोड़ा सा और अध्ययन करना पड़ेगा। और ये मैडम ने जो कहा, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि, क्योंकि एक चिड़िया है, तो हमारे एक एसी के ऊपर उसने, चिड़िया ने घोंसला रख लिया था, तो जब घोंसला को हटाने की कोशिश की तो चिड़िया ने बिल्कुल, ये मान लो कि जान देने की कोशिश कर ली, घोंसला नहीं हटा सकते। जो वर्षों से पुश्तैनी जमीन पर बसे हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि डूंगरी डैम के यहाँ पे नदी का जो बेड लेवल है बनास का, वो 202 मीटर है, समुद्र तल से 202 आरएल है, और वहां पे फुल साइज का अगर डूंगरी डैम बनाते हैं ये जो 1588 एमक्यूएम, तो ये 227.5 मीटर हाइट तक ले जाते हैं इसको। तो उसमें 1504 परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको जो भारजा एनीकट वहां पे बना हुआ है, वहां के लोग सभी जानते हैं, उसकी हाइट है 218 मीटर। तो 218 मीटर पे इस बार जो चादर चली थी, उस पर 3.25 मीटर की चादर चली थी। तो ये कह सकते हैं कि वहां पे जो पानी का लेवल था भारजा एनीकट के पास और उसके पीछे जो बनास के एरिया में, वो 222 मीटर रहा था। तो अगर 220 मीटर डूंगरी डैम की हाइट रखते हैं या 218 मीटर रखते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक बीच का रास्ता यहाँ पे निकाला जा सकता है।
तीसरा इसका एक समझौते के आधार पर या सामंजस्य के आधार पर अगर कोई हल निकालना चाहे तो ये हो सकता है। बनास नदी है जो लगभग चंबल की जो बेड लेवल है उसी के बराबर बनास का बेड लेवल है, तो बस 10-15 मीटर का अंतर है उसमें। तो बनास की जो गहराई है उसी को हम पानी स्टोर के रूप में काम में लेके 4-5 गेटेड एनीकट टाइप डैम बनाए इसमें बनास नदी पे, जो उसकी गहराई को ही हम एक पानी स्टोर के रूप में काम आ सके, और उससे भी योजना बनाई जा सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के एक ढंग से सीरियस लोग अगर नेगोशिएशन टेबल पे बैठे तब ये अपन सोच सकते हैं। और अभी तक जैसे वकील साहब ने कहा बिल्कुल ये सही है, सबको ये लगता है कि चलो एक वहां पे ईंट ही नहीं रखने दें। बीच में एक आध बार हमने भी सोचा कि चलो एक बार देख के आए, सारा देखा, और लेकिन जैसे कहने यहाँ पे तो बिल्कुल आने ही नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से इस तरह से वो नेगोशिएशन की टेबल से हम अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। तो शायद एक अच्छे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि आगे हमको कितनी जरूरत है क्या है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आगे बैठे टेबल पे नेगोशिएशन करें, तो हम इसमें शायद गवर्नमेंट के और लोगों के दोनों की भलाई के साथ हम इस योजना को भी जीवित रख सकते हैं, और शायद सामंजस्य के साथ हम एक मुद्दे पे भी पहुंच सकते हैं। अब मैं बताऊं थोड़ा सा कि ये योजना किस तरह की है। तो 2 चैनल है इसमें। तो एक तो हमारे ईसरदा डैम से सीधे मोरेल को 45 क्यूमेक्स बोलते हैं उसको, 45 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फ्लो वाली ईसरदा से मोरेल, और मोरेल से 35 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फ्लो के साथ ये जाएगी खूड़ा चैनपुर, और खूड़ा चैनपुर से ये 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फ्लो के साथ इतनी साइज की नहर वो सीधी बंद बरेठा को जाएगी। तो ये इस चैनल पे काम चालू है इस टाइम, एक तरह से इसकी डीपीआर वगैरह हो गई है जैसी जानकारी है। और ये डोंगरी डैम है, तो वहां पे कई मेरे को लगता है और भी इसमें खैर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन वहां पे इकट्ठा पानी भरने का नहीं है, वहां से 75 क्यूमेक्स पानी पर सीधा कालीसिल डैम को ले जाया जाएगा। पूरी बरसात में वहां से चलेगा पानी सीधा कालीसिल डैम में 75 क्यूमेक्स के हिसाब से 75 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फ्लो के साथ कालीसिल डैम में भेजा जाएगा। कालीसिल डैम से ये पानी ग्रेविटी के साथ वही खूड़ा चैनपुर आएगा, और इसके बाद जितने भी बांध वगैरह जो जोड़ने हैं इस एरिया के वो सारे इससे जुड़ेंगे। साथ ही 1,19,000 हेक्टेयर का जो डूंगरी डैम से सीधा जो पावर इरिगेशन के साथ जुड़ेगा, जिसमें 1,19,000 हेक्टेयर का कमांड एरिया होगा, ये सीधा इसकी सिंचाई मिलेगी। तो इस वजह से मैं सोचता हूं कि इसमें 6 जिलों के लोगों को भलाई भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए गेटेड एनीकट टाइप बना के या फिर उसकी हाइट को जैसे एडजस्ट करके जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो, और बाई चांस 150 लोगों को अगर दिक्कत भी हो तो उनके लिए गवर्नमेंट की पोस्ट मिले, पूरा उनको एक हाउसिंग बोर्ड में डिपॉजिट करा के उस हिसाब से उनको मकान बना के पूरी कॉलोनी जिसमें बिजली कनेक्शन वगैरह सारा का सारा विकसित करके वो दे। इस टाइप के बाई चांस पहले तो ये हो कि लोग बागों को हटना ही नहीं पड़े, किसी तरह का निर्वासन नहीं हो वहां से, अगर हो तो इस तरह की फुल कंडीशन के साथ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन किया जाए, ये मेरी इच्छा है। मैं योजना के पक्ष में हूं, डूंगरी डैम के पक्ष में नहीं हूं कि ये 1588 MQM का बनाया जाए। एडवोकेट सोनू जी, क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि ये जो ERCP की है योजना है इसके हम पक्ष में हो और डूंगरी बांध के बारे में हम मौन रहें या उसके बारे में कोई फैसला ना ले सकें, या उसके सशर्त मंजूर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो मतलब सरकार की मंशा है ना उस पर पूरा सवाल उठा है, क्योंकि कोई भी इन्होंने किसी भी तरह का जो नियम फॉलो होता है
जो हमारे डेमोक्रेसी देश में जरूरी है। और एक कानूनी प्रक्रिया को जो फॉलो करना होता है ना, उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है किसी भी तरह से। तो ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि हम सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। और हमारे क्षेत्र की है जरूर पिछड़ेपन, लेकिन आज की जो हमारे युवा पीढ़ी है वो फर्स्ट जनरेशन है, हालांकि पढ़ने वाली, लेकिन इतना समझती है कि सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि पानी की भी मंशा होती ना अगर, तो सरकार पानी की सबके सामने पारदर्शिता से सबके सामने बात रखना जरूरी समझती। क्योंकि उनको लगता था कि पानी की अगर जरूरत है तो सबके सामने बोलती कि हमको इतना पानी की जरूरत है, ऐसा पहुंचाना है। लेकिन जैसा ही सरकार ने अचानक इस तरह से ऑर्डर देना, बजट पास करना, पहली किस्त देना और इतनी हाइट लगाना देना, ये सब कुछ प्लानिंग है सर। इस तरह से हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। और इससे देखो, जब ये विस्थापन की बात आती है तो सर विस्थापन से कभी आज तक जो हमारे जिस देश में या जिस जिस जगह विस्थापन हुआ है, क्या जो हमारी सामाजिक परंपरा है वो बन पाई है दोबारा? आज हमको यहाँ 2500 साल से ज्यादा होगी रहते हुए। पहले हमारी जनरेशन है जो हमने पक्के मकान बनाए हैं और हम एक सुख 3 वक्त की रोटी खाने लगे हैं। तो क्या हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये चीज का तो कभी संभव ही नहीं है। और जब रही बात टेबल की, तो सर टेबल में तो यह है कि जनता देखो, जब ही कभी मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बंद कमरे में टेबल को लोग स्वीकार करेंगे या किसी तरह से स्वीकार करेंगे। सरकार को खुद को आना पड़ेगा, सबके सामने बताना पड़ेगा कि हमारी मंशा क्या है, और वो भरोसा जीतना पड़ेगा पब्लिक का। तब हमारे जनता का विश्वास जीत कर ही कुछ काम करा सकते हैं। नहीं तो लोग तो देखो सर, बिल्कुल ही एक ईंट क्या मतलब है। अगर सरकार का कोई सर्वे वाड़ा भी पता लग गया ना, तो सर्वे वाड़े को भी जाने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये सर जो डीपीआर की रही बात, अभी तक सर कोई ने सरकार ने डीपीआर भी किसी तरह से कोई भी मतलब कहीं भी उजागर नहीं करी। ये गुप्त में क्यों कर रही है? अगर इतना ही मतलब पानी का इनका उद्देश्य है, तो फिर पानी के लिए भी इतना गुप्त में काम क्यों करना है सर? जनता समझ रही है। और ऐसे महापंचायत में देखा होगा आपने सर, कोई किसी तरह का कोई संसाधन की प्रक्रिया नहीं कर रहे। लोग अपनी मर्जी से अपना विरोध जता रहे हैं, कोई दबाव नहीं दे रहा, किसी तरह का कोई हमको लीड नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई राजनीतिक कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई लीड कर रहा हो या हमारा कोई नेता हो पर्टिकुलर। लोगों को जन आंदोलन के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। खुद लोग अपने आप ही जागरूक हो रहे हैं सर। हमारे तो सर स्वीकार नहीं है यार, ये अब बोल रहे हैं कि ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मतलब बात आप बाहर। सर ये भी इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ये भी है कि हाँ, सरकार बोलिए। बोलती है कि हमको इतने जिलों को पानी देना चाहते हैं हम, हमारे प्यास। लेकिन सर क्या सरकार के पास यही जरूरी है कि इतने मतलब इतने सालों से जहां पर सब कुछ हमारा एक प्लॉट में, तो क्या हम तो मतलब यहाँ पर सूखी रोटी खा सकते हैं। लेकिन आपको हम सबको पता है कोरोना के टाइम पे क्या हुआ। हम कैसे मतलब इस तरह से हमारा सब कुछ छोड़ कर चले जाए? हम कैसे मतलब सर, जब से ये घटना ये शुरू हुई है, जब से ये प्रक्रिया चालू हुई है, लोगों को मतलब सर रिश्ता बंद हो गए आने जाना। और मतलब बिल्कुल जैसा जिसका दासा लग गया हो ना मकान का, वो दासा भी रुक गया सर। एक पेड़ भी लगाना था ना, तो वो पेड़ भी रुक गया सर लगाने के लिए। लोगों को नींद नहीं आती सर। तो ये क्या सरकार हनन नहीं कर रही है? मानव अधिकार का उल्लंघन है सर, सीधा सीधा। और जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी जो इसको सपोर्ट करते हैं, भाई ठीक है, आप आपके विचार होते हैं, किसी के हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक पहलू को बिल्कुल इग्नोर करके आप मतलब आपके द्वारा ही फैसला लिया जाएगा हमेशा ही। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि मनीष जी ने बांधों का अध्ययन किया है, योजनाओं से लोगों को लाभ कितना होता है और उससे जो लोग प्रभावित होते हैं उनको क्या पुनर्वास मिल पाता है और उस नुकसान को कम कर। अब तक भारत और आपके अध्ययन क्षेत्र अगर भारत से बाहर भी है तो क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन, कुछ बातें आपके पास हो तो साझा कीजिए। जी सर, नमस्कार सर, और नमस्कार सभी दर्शकों को भी।
सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सोनू जी का के मत से सहमत हूँ कि किस तरह से उनके भावनाओं का और जिस तरह से अफेक्टेड पीपल जो प्रोजेक्ट से हो रहे हैं वो कैसे उसके निदान के लिए कैसे बात की जाए। तो उसमें जो पारदर्शिता की जो बात की है, तो पारदर्शिता तभी आएगी जब सरकार के साथ में एक सामंजस्य बिठाकर उनसे बातचीत की जाएगी। अब बातचीत डायरेक्टली जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन का बिल्कुल समर्थन है और समर्थन होना भी चाहिए, लेकिन समानांतर एक बुद्धिजीवियों का आंदोलन भी चलना चाहिए जो इस फील्ड में रिसर्च करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग बाग हैं। तो उनसे उनकी जब कुछ शोध पत्र जब मीडिया में और अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में जब पब्लिश होंगे तो एक बड़े मंच को उसकी अहमियत और बड़े मंच तक उसकी जानकारी पहुंचेगी, तब जाके सरकारी दबाव भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जो जनमानस जो शोध पत्रों का जो महत्व है ऐसी चीजों को रोकने के लिए, उसको हम कारगर करके इस मुद्दे को एक बड़े लेवल पे ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम शोध के विषय में जब देखते हैं तो अब तक भारत में कम से 5,000 से ज्यादा बांध है, उनके ऊपर हर तरह के आंदोलन हुए हैं। जब कोई भी बांध परियोजना बनी है तो उस पर कुछ न कुछ आंदोलन हुआ है। तो हम जब केस हिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ सफल आंदोलन कौन हुए हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो 1955 से एक आंदोलन परियोजना थी, एक बांध परियोजना थी कोयल कारो, जो झारखंड में अभी स्थित है। उस टाइम बिहार और झारखंड, बिहार का हिस्सा था झारखंड। तो तब कोयल कारो परियोजना का किस तरह से उस मोमेंट ने कैसे उस परियोजना को रद्द करवाने में अपनी भागीदारी निभाई, तो उसमें मैं थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये जब 1972-73 में रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और लालू प्रसाद यादव को शिलान्यास करना था उस टाइम, तो कोयल कारो समिति ने एक जन संगठन का निर्माण किया और जन संगठन ने अपना मूवमेंट चलाया। तो उसका पहला वही था कि कोई भी काम रोको आंदोलन करके उन्होंने आंदोलन रखा। उसमें जब उसका प्रावधान था कि उसमें 7,000 फैमिली और 112 विलेजेस उससे अफेक्टेड होने वाले थे। जब स्टार्टिंग में जब ये काम होने लगा तो उसी टाइम पे ही एक, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप होता है कि वो हिंसक प्रभाव डाली जाता है, तो एक तबकारा फायरिंग का एक एक्ट हुआ। तो उस इफेक्ट का ये इफेक्ट हुआ कि जब वो मीडिया में प्रचलित हुआ, मीडिया में आने के बाद में इस चीज को जब बाहर के ह्यूमन राइट्स ने भी ध्यान केंद्रित किया तो उसके ऊपर बहुत सारी शोध पत्रिकाएं निकली और उसके चलते हुए आज की तारीख में वो बांध का परियोजना रद्द हो गई। जैसे यहाँ पे टिहरी बांध उत्तराखंड में बड़ा विशाल बांध है जो विश्व का सबसे हाईएस्ट लेवल पे बांध है, उसके जब बनना शुरू हुआ था तब उसके लिए भी बड़ी आंदोलनकारी जो बहुगुणा साहब थे उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा था। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरोवर बांध परियोजना है, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जितने बांध बने हैं और उनके बीच में जो आंदोलन हुए हैं उसमें किस तरह से बुद्धिजीवियों ने उसका प्रभाव डाला है, और इसके शोध रिसर्च के माध्यम से हम एक केस स्टडी डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम हमारे लोकल एरिया में, जैसे बिसलपुर बांध की मैडम ने भी बात की कि बिसलपुर बांध में जिस तरह की रिहेबिलिटेशन के योजनाएं लागू की थी, अब वो ऑन पेपर तो क्या रही है और उसका धरातल पे वो किस तरह से उतरी है। तो उसमें यदि हम उसको एक बुद्धिजीवी मिलके एक केस स्टडी के डेवलप करें कि आपने कागजों में तो इस तरह के मुआवजों की और इस तरह के प्रावधान दिए थे, लेकिन क्या वो वास्तव में जमीनी स्तर पर उतरे हैं, तो हम उसको एक क्रिटिकली रिसर्च पेपर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और जैसे ताराचंद सर ने बताया था कि इसकी बांध की सब जो क्षमताओं में जो संशोधन किया गया है, तो वो किस आधार पे किए, कोई स्टडी उन्होंने जिस तरह से किया, जैसे सर ने भी जो चीजें बताई है वो वेब कोर्स की बनाई हुई डीपीआर के तहत, और उसके बाद में जो संशोधन हुए हैं उसके उस संशोधन के बारे में किस स्टडी के अनुरूप में कैसे बदलाव किए हैं, और जो 227 मीटरेज का जो पहले प्रावधान था उसको जैसे 220 किया गया है। तो अभी जैसे लेटेस्ट बात पता चली है कि पहले 76 गांव उससे प्रभावित हो रहे थे और अब वो 16 गांव पे आ गई। तो ये किस आधार पे, क्या कोई साइंटिफिक स्टडी इसमें हुई है?
तो ये साइंटिफिक स्टडी को और इस तरह की जो तकनीकी जानकारी वहां से मिल रही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें एक सामंजस्य बैठाने के लिए हम लोगों को एक हमारी केस स्टडीज डेवलप करनी पड़ेगी कि जो जो आंदोलन और पहले हुए हैं वो किस तरीके से तो उनका निवारण हुआ है, क्या किसी परियोजना को रद्द करने में भी वो काम आए हैं। देखो बांध परियोजनाएं देश के विकास के लिए जरूरी होती है, लेकिन वो किस कीमत पर हम उस चीज को नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या हम हमारी आदिवासी अस्मिता के और जो जिस तरह से उनके पलायन के बारे में बात हो रही है, विस्थापन की बात हो रही है, तो क्या उसकी कीमत, उसके लाभ, जो बांध के लाभ है उसके समानांतर या उससे ऊपर है, तो हम इसके पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में, तो लेकिन उससे पहले हमें करनी पड़ेगी एक स्टडी। इस तरह से ही बांध परियोजनाओं के एक विश्वव्यापी आंदोलन भी हुए, उनके बारे में भी हम जानकारी करनी चाहिए। कुछ केस स्टडीज मेरे पास है, यदि हम इस बारे में विस्तृत चर्चाएं करते हैं तो हम उसको एक साथ सम्मिलित करके और कुछ अच्छी जनरल्स जो होती है, जो ह्यूमन राइट्स की चीजें होती है, वहां पे हम इनको अपन एक केस स्टडी बेसिस पे हम इसको पब्लिश करवा सकते हैं। और हम क्योंकि रिसर्च करते हैं तो हम वो मानवता के लिए ही होती है, तो मानवता के लिए रिसर्च करने के लिए जब हमारे बहुत नजदीकी और जब हमसे ही लोग बात यदि प्रभावित हो रहे हैं, तो हम हमारे रिसर्च को यहाँ पे हम हमारे अफेक्टेड पर्सन्स के साथ में एसोसिएट करके रिसर्च को डेवलप करें और इसका एक व्यापक रूप से एक समानांतर दूसरा आंदोलन बोले या इसको जन जागृति बोले, उस चीज को लेकर जो सर ने ताराचंद जी ने बात कही थी कि सरकार के साथ नेगोशिएशन की वाली बात, तो वो जब हमारे पास तथ्य होंगे पूर्णतः रूप से, तो अब हम उनको एक सेम टेबल पे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह का मेरा मानना है सर। एक सवाल बहुत बड़ा यहाँ यही है कि वास्तव में तथ्य क्या है, क्योंकि जिस तरह के अलग अलग डीपीआर के दावे किए जा रहे हैं और सरकार एक खुलकर के होता है कि कोई बांध परियोजना होती है तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे डाल देती है जिससे लोग उसके बारे में जान सकें, तो सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है और उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है। कोई उसको 18 गांव तक सीमित करता है, कोई उसको 76 गांव और कोई 88 गांव तक ले जाता है। तो कितने गांव प्रभावित होने वाले हैं, कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, किन लोगों को उससे बिजली मिलने वाली है, किन लोगों को पानी मिलने वाला है, क्या होने वाला है, वास्तव में इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति में है। तो ताराचंद जी, आपके पास इस खास परियोजना को लेकर दस्तावेज हैं, उसके आधार पर कुछ थोड़ा सा अवगत कराइए कि इससे वास्तव में होने वाला क्या है, कि इसलिए परियोजना बनाई जा रही है। आप म्यूट है, अनम्यूट करता हूँ। जी धन्यवाद। अनम्यूट करिए। नहीं कर दिया, अब आ रही होगी आवाज। हाँ, हेलो। जी हाँ बोलिए। इसमें जो डूंगरी डैम है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, टोटल जो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं इससे, वो है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल करेंगे 397.33 MQM, मतलब इतना पानी तो इरिगेशन के लिए लेंगे इससे, और पावर और इंडस्ट्री के लिए लेंगे इससे 5 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए माधोपुर वगैरह उधर देंगे तो ये 60.93 MQM। तो इस तरह से टोटल यूटिलाइजेशन इसका 463.26 MQM है। और जो टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उससे 1,19,200 हेक्टेयर इससे सिंचाई का है। तो अब एक तो अपन इस पे नेगोशिएशन कर सकते हैं कि जब आप इसका यूटिलाइजेशन 463.26 MQM का है, तो 1588 MQM के डैम की यहाँ पे क्यों जरूरत है। ये फिर गवर्नमेंट अपना पक्ष रखे और जो नेगोशिएशन टीम है वो अपना पक्ष रखे, तो और फिर उससे कितना, अगर जैसे 500 MQM का डैम बनता है तो ये निकल के आ जाएगा कि उसकी हाइट कितनी रखी जा सकती है, वो सीमित हो जाएगी हाइट, और उससे मेरे को लगता है कि शायद कोई आबादी प्रभावित नहीं होगी। तो इस पे लेकिन ये जो अभी बता रहे थे, तो यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक अपन शायद मूल तथ्य अपने सामने नहीं आ पाएंगे। और तथ्य कितने देरी से आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि
13 दिसंबर 2022 की मीटिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली विज्ञान भवन में 20वीं मीटिंग हुई थी CWC की, और उसमें मध्य प्रदेश ने एक प्रस्ताव दिया था ERCP का कि इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे, और वो राजस्थान के ऊपर लागू कर दिया था। तो गहलोत जी को भी, उस टाइम मुख्यमंत्री थे, लेकिन गहलोत जी को भी इसका पता नहीं था कि कब क्या मीटिंग हो गई और राजस्थान के लिए क्या फैसला ले लिया है। और 28 जनवरी 2024 को जो MOU हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के बीच में, वो भी विधानसभा में टेबल नहीं किया गया था वो MOU भी, और MOA भी शायद सभी लोगों के पास नहीं है, जबकि MOA हो गया। लेटेस्ट जो जानकारी आपको दे रहे हैं तो ये MOA के आधार पे दे रहे हैं। तो ये सही है। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो लोग बागों में शक पैदा करते हैं, काफी दिन तक उसको हाउस में टेबल नहीं किया जाता है। तो लेकिन यही है कि वो टेबल पे बैठ के ही गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तभी सारे तथ्य सामने आ पाएंगे। और दूसरा, क्योंकि ये EPC मोड पे ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, तो EPC मोड में ये होता है गवर्नमेंट तो एक टारगेट दे देती है कि हमको इस जगह पे, इस पॉइंट पे इतना पानी चाहिए, तो वो फिर जिस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो सर्वे करके डिटेल DPR वो बनाती है उसकी सारी की सारी, और अप्रूव कराती है गवर्नमेंट से। इसके बाद उस पर काम करते हैं। वो सिर्फ फोरकास्ट बना के उनको बता दिया जाता है कि हमको इस तरह की योजना, हम प्रपोजल हम बना रहे हैं, और हमको इस पॉइंट पे इतना पानी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए इतना चाहिए। फिर वो जो काम करने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो उसका फाइनल DPR बनाती है। तो हो सकता है वो अभी प्री स्थिति में हो, शायद इस वजह से कैसे सारे लोगों के सामने नहीं आ रहे हो, ये इसके पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन एक तो ये चीज है। दूसरा, जैसे 76 गांव और इनकी जो बातें आ रही थी, वो जो कंटूर सर्वे हुआ था, अब उसके डेटाज भी आ गए हैं। तो उसमें ये है कि अगर 220 मीटर हाइट का डैम बनाते हैं, ये डूंगरी डैम का है, आप इसको ये मत लेना कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं या इसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन 220 मीटर हाइट का डूंगरी डैम, 202 मीटर का वहां का बेड लेवल है, 18 मीटर का अगर डैम बनता है वहां पे, तो वहां पे 7 गांव पूरे विस्थापित होते हैं और 11 गांव आंशिक विस्थापित होते हैं। तो इस तरह से टोटल 18 गांव जो ये कंटूर सर्वे में ये निकल के आया था। तो 7 गांवों में 3 गांव तो वो हैं जो अभ्यारण्य और इस डैम के बीच में आ गए हैं, जिनको वो खुद भी वहां से शायद परेशान हो जाते हैं बरसात में। और 7 घर वो हैं पुराने डूंगरी डैम के जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। 4 गांव तो ये हो गए 7, फिर 3 गांव और हैं जो पूरे इससे विस्थापित होते हैं। तो इस तरह से 18 गांव इससे आंशिक और पूरी तरह से विस्थापित होते हैं 220 मीटर की हाइट पे बनाते हैं तो। और 56 गांव टोटल, मतलब ये जिसमें आबादी प्लस कुछ जमीन जो आएगी, ऐसे टोटल 56 गांव रहेंगे ये, जिसमें बाकी का घर नहीं जा रहे लेकिन उसकी जमीन जाती है। और 227 मीटर हाइट पे ले जाते हैं तो एक थोड़े दिन पहले का आंकड़ा था, जैसे मैंने अधिकारियों के साथ बात की थी, तो उसमें मेरी जानकारी में आया था कि 1504 परिवार उस क्षेत्र में आ रहे थे, डूब क्षेत्र में, इस टाइप का उन्होंने बताया था। और जिसमें 15 गांव तो पूरे और 19 गांव आंशिक, इस तरह का उन्होंने बताया था। ये था इसके पीछे जो ये बता रहे हैं आजकल, जो टीवी पे क्या बता रहे हैं, अखबारों में क्या बता रहे हैं, तो कोई तो उसको ये बता रहे हैं 56 गांव का मतलब है जिसमें जमीन, जिसमें खातेदार की भी हो सकती है और सवायचक भी हो सकता है गांव का, सभी तरह की किस्म की जमीन है। तो जमीन प्लस आबादी टोटल 56 गांव, जिसमें 7 गांव पूरे और 11 गांव आंशिक, जिनको प्रोटेक्शन वाल से भी बचाया जा सकता है, इस टाइप का उनका प्रपोजल था। तो इस वजह से इनमें अंतर आ रहा है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कर रहा है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो रहे हैं। कोई तो सिर्फ आबादी कितनी डिस्टर्ब हो रही है उसको बता रहे हैं, कितने गांवों की आबादी डिस्टर्ब हो रही है, कोई ये बता रहे हैं कि आबादी प्लस जमीन जो जा रही है, टोटल गांव कितने प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए शायद मेरे को लगता है कि ये जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, शंका है, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन इसका 463 यूटिलाइजेशन आपका जो
जी हाँ हाँ, प्रोफेसर, बोलिए। क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन है ना, जो टोटल 463.26 एमक्यूएम है, हाँ, बोलिए। तो इससे 3 गुना बड़ा बना रहे हैं ना, तो शायद इसमें क्या कारण है, ये जरूर टेबल पर बैठ के गवर्नमेंट के साथ इस पे बात होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। मतलब ऐसा लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार से बात करनी चाहिए और दूसरा इसमें स्पष्टता से बात करें। जी तो जी ऐसे में निश्चित तौर पे लोगों के अंदर ये आशंका और डर की भावना स्वाभाविक है। अ, और आमतौर पर सरकारें अपने वादे निभाती भी नहीं है। इसमें तो अभी कोई स्पष्ट वादा भी नहीं किया गया है। जब ऐसी परियोजनाएं होती हैं तो सरकारें वादे विकास के वादे और उन वादों को आमतौर पर पूरा नहीं किया जाता और पुराने आंकड़े इस बात की गवाह है कि जो लोग हैं उनका ठीक बड़ी अच्छी बात कही कि वो हमारी संस्कृति कैसे विकसित करेंगे उस नए घर में, जो संस्कृति हमने अपने गांव में अपने इलाके में विकसित की थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो एडवोकेट सोनू जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ कि आप अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क कि आप चूंकि वहां की जन भावनाओं से भी परिचित हैं, तो लोग मैं कमेंट में देख रहा हूँ कि खुद में है, वो आप समझना नहीं चाहते, सरकार से बात नहीं करना चाहते और उनको लगता है कि निश्चित तौर पर इसके माध्यम से एक छलावा हो रहा है और हमको उजाड़ने की कोशिश। और मैं उस इलाके में भी गया जहाँ पे प्रभावित गांव है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। आप जानते हैं कि जो किसान कौम है वो तो उसके लिए ये कोई आर्थिक मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये अपनी जड़ों से उखड़ने जैसा मुद्दा है। चाहे वो 8 गांव हैं या 80 गांव हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस जगह से नहीं हिलना चाहते। और ज्यादातर पहले भी और डैम बने हैं, उनसे कितना लाभ मिल पाया है हमको, उन डैमों का सरकार अपने ढंग से इस्तेमाल करती है। तो इसका कैसे हम भरोसा करें कि इसका सही उपयोग होगा और कम नुकसान होगा? आप क्या कहते हैं सोनू जी? सर ये देखो, इसमें ना क्या है, कुछ जवाब मांगे थे सरकार से और मैं गया था वहाँ मैं वहाँ से जवाब लेके आया था और उनकी मोहर पे उनकी सब कुछ मतलब प्रूफ के अनुसार दिया था ताकि लीगल में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तो सब कहने की बात है कि 19 गाँव उठेंगे। उन्होंने प्रथम मतलब ना पहली लिस्ट में 80 गांव का नाम बताया था उन्होंने और 227 मीटर तो ये है। और ये सब कहने की बात है, वो सर तिहारी बांध में जब 19 गांव का नाम था पहली बार में, लेकिन वो बहुत 10 गुने गांव ज्यादा उठे थे और ये भारत का सबसे बड़ा बांध होगा आने वाले टाइम में। तो ये तो देखो साफ साफ बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को धोखा दे या किसी तरह से मीठी मीठी बात करके या अपनी बात सही साबित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह से नहीं बात कर सकते सर। ये हमारे साथ और हमारे बच्चे ही सवाल करेंगे, क्योंकि सर आज का हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है देखो सर। और हम सब जानते हैं कि आज हम जो बोलते हैं या किसी कोई काम करते हैं तो सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसा बोलना नहीं चाहता सर। 80 गांव का नाम है पहली बार में और 10,045 करोड़ रुपया सरकार ने दे दी है। उसमें से मात्र 5,000 करोड़ का मुआवजा का उन्होंने वो किया है। तो आप उसमें हमने काफी कैलकुलेशन करने के बाद में समझ में आया कि एक परिवार में 50,000 रुपया से ज्यादा नहीं आने वाले। ये अभी तक की सरकार की प्रक्रिया है और ये बिल्कुल लीगल वो है, मतलब प्रमाणित है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल। अब ये क्या और बाकी रह रहा है हमारा, इसलिए प्रशासित नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े दिन में सब कुछ सामने रख कर हो जाएगा। और सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि मतलब इन्हें पानी का ही केवल उद्देश्य हो, क्योंकि सरकार सुनना ही नहीं चाहती। और सरकार का हमने डीएम से बात करने गए थे तो डीएम ने बात करी थी कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है कि हम जब तक ऊपर का हमारे पास नहीं आ सकते, जब तक हमको जवाब नहीं दे सकते सर, और आप समझा करो। तो हमने उनसे बोला था जब हम पहले ज्ञापन देने गए थे कि सर आप बताओ तो सही
ये हमारा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करना हमारा राइट है, लेकिन आंदोलन ही करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम पारदर्शिता से सरकार से सब कुछ सामने रख सके, और हम मेंटली परेशान भी है यहाँ के लोग, ऐसा नहीं है। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप बेहतर लाइफ दे सकते हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि हमारी बेहतर लाइफ हो सकती है हमारी मातृभूमि को, हमारी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं जाकर। और बिल्कुल लोग ये चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तब तक नहीं होंगे सर, जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीते पाएंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सरकार कितनी भी मीठी मीठी बात करे, लोग थोड़ा बहकावा में आ जाए या सरकार के हमें आकर दे, या ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है सर। सुन पा रहे हो सर? आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, उनका विकास का नजरिया क्या है, और जब स्थानीय लोग ऐसा विकास नहीं चाहते जिसमें तो कोई भी पहल से आगे नहीं बढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की भावनाएं, जन भावना, शायद आवाज कट रही है सर, ब्रेक हो रही है आपकी, हमारे पास आवाज नहीं आ रही आप लोग। हाँ नहीं शायद सर आप सुन पा रहे हैं? नहीं सर, 4 ही रह गए अपन स्टूडियो में। हाँ सर शायद 4 रह गए, तो हम हाँ। सर वैसे होस्ट है इस कम्युनिकेशन के, तो शायद वो वापस से आ जाए, लेकिन फिर भी माफ कीजिए मेरा इंटरनेट बाधित हो गया था। आखिर में मैं चाहता हूँ, ये तो बहुत लंबी बहस है, लेकिन मनीष जी आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं कि जो अध्ययन, सही बात कही आपने कि हमको अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के माध्यम से जो निष्कर्ष आए वो सामने रखने चाहिए कैसे रहे हैं, और इस बांध के वास्तविक दस्तावेज क्या हैं, तरह तरह के दस्तावेज, सोशल मीडिया पर पीछे की राजनीति क्या है, इन पर अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन करके ही हम सच को सामने ला सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगर किया जाए तो अब तक के अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकले हैं वो क्या उनसे कुछ लाभ मिल सका है प्रभावित लोगों को, और प्रभावित लोगों को खास तौर पे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि अध्ययन तो रिसर्च लोग कर सकते हैं, और रिसर्चरों का आमतौर पर जन आंदोलन और प्रभावित लोगों से कोई संवाद नहीं हो पाता। तो इस और गांव और घर जाने का खतरा पैदा हो गया, उनको क्या करना अनुसार? जी सर, जी सर। तो मूलतः रिसर्चर्स का और जो हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये हमसे बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ मामला है, और ये जो जो इस चीज के अध्ययन के लिए तैयार भी है, और जिनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी इस तरह का है कि जो टेक्निकली भी और जैसे सोशली आप अपने साहित्य में, और जैसे सर ने टेक्निकली में इन्वॉल्व है, उस तरह के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी हमें शामिल करके इसको टेक्निकली डॉक्यूमेंट बना के एक अध्ययन किया जाए एक तो। और जो पुराने इस तरह के बांधों के विपरीत में जो आंदोलन हुए हैं, वो किस आधार पे, कुछ सफल आंदोलन जो हुए उनकी मूलतः हमें उनको केंद्रित में रख के कुछ स्टडीज करके कि उनका किन किन आधार पे, क्योंकि जैसे कोयलकारों वाला जो संबंध हुआ तो उसमें एक आदिवासी अस्मिता को लेके वन्य जीव अभ्यारण्य का भी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो इन सब के सामंजस्य को मिला के और हम बड़ी से बड़ी चीजों को लेके शामिल किया जाना चाहिए कि हम सरकार का ध्यान किस तरह से आकर्षित कर सके, जिसपे एक टेबल पे आने, क्योंकि जिस तरह का जो जन आंदोलन जो अभी चल रहा है वो एक अलग तरह का आंदोलन है,
और हम लोग एक शांत आंदोलन के रूप में, लेकिन सरकार पर दबाव की जिससे पारदर्शिता है। और हमारे पास में सबसे जो नजदीक का एक उदाहरण है वो बिसलपुर बांध है। तो वहाँ के लोगों से हम वहाँ के लोगों से एक केस स्टडी के बेसिस पे एक उनकी स्थिति जानने के लिए एक अध्ययन कर सकते हैं। और हम सरकार पर यह चीज भी बोल सकते हैं कि देखो, आपने कागजों में जिस तरह के वादे किए हैं, जिस तरह के प्रावधान किए हैं, क्या वो धरातल पे आप उतार पाए हैं? यदि वो धरातल पर नहीं उतार पाए तो कल को हमारी स्थिति पे कैसे होगा? हालांकि क्योंकि बांध परियोजना से मेरा लगाव है तो मैं बाकियों से जुड़ा हूँ। तो जैसे उत्तराखंड में कुछ बांध है, वहाँ पे बहुत सारे सफल रूप से विस्थापन की योजनाएं लागू की है। और मैंने खुद ने भी जाके देखा है, तो जो स्थिति पहले थी उससे बेहतर भी स्थिति हुई है कुछ जगह पे। जैसे कोल डैम करके जो हिमाचल में कोल डैम है, और भाखड़ा नागल बांध है, उन सब में जो विस्थापन की चीजें हुई है वो पहाड़ों के लिहाज से जिस तरह की उनकी जीवन शैली थी और जो विस्थापन के बाद में जीवन शैली है, उसमें काफी प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि उसमें जैसे चौपालों का या फिर विद्यालयों का या फिर उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं धरातल पे, वो वाकई उल्लेखनीय है। लेकिन क्या ये सेम चीजें इस तरह से होती है? और वही चीज की हमें फिर एक मूल्यांकन की स्थिति में हम तभी आ सकते हैं कि हम किस कीमत पर क्या पा रहे हैं। यदि हम जो कीमत दे रहे हैं उससे बेटर यदि चीजें आ रही है, तो उसका मूल्यांकन हम एक सुदृढ़ अध्ययन से कर सकते हैं। और उस अध्ययन का फायदा हमें अपने आने वाले टाइम के लिए भी रहेगा, और हम अभी इस योजना के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। तो निश्चित तौर पे हम सबको अध्ययन करके है और अध्ययन करके अपने अध्ययन के निष्कर्षों को प्रभावित लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो इस तरह की चर्चा हम जारी रखेंगे। आखिर में बिमला जी, आप कुछ आती है, अनम्यूट कीजिए। जी सर, मैंने ताराचंद जी भाई साहब को सुना और मुकेश भाई साहब को भी और मनीष जी को भी। निष्कर्ष ये निकल करके आता है सर कि पारदर्शिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से लाखों की भीड़ होती है और उन लोगों के मध्य में जाकर के एक मंच पर जाकर के कुछ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, रिसर्च करता है, इन सब के सामने अगर उन सब चीजों का अच्छे से खुलासा किया जाए तो एक मानसिक संतुष्टि उन लोगों को मिलेगी, चीजें क्लियर होंगी। फिर तारा सिंह भाई साहब जी ने एक बात बताई कि अगर इसका जो लेवल है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डिजिट याद करने की कोशिश की है कि 7 गांव पूरी तरह विस्थापित होते हैं और 11 गांव आंशिक रूप से होते हैं। तो 220 जरूरी नहीं कि हम इस बांध को इस जगह का बेहद ही बड़ा या इस तरह से बनाया जाए। इनमें चीजें गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये देखनी चाहिए कि किसानों का कितना फायदा है और पेयजल की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। और यदि बीच में यदि कोई रास्ता निकलता है जिससे कम से कम लोगों को विस्थापित किया जाए, तो कम से कम लोग यदि विस्थापित होंगे तो नेचुरल है, जाहिर है कि उनके लिए एक वेल सेटल्ड जगह भी प्रदान उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि यही चीज विस्तृत रूप में होती है और बहुत गांव 56 है, 88 है, इतने लोग यदि विस्थापित होते हैं तो सर उनको आसपास इतनी जगह नहीं मिलेगी। बात इतनी सी है कि किसान का वजूद उसकी जमीन से है, उसकी आत्मा बसती है। यहाँ पर हम सब जो जुड़े हुए हैं, जिनका ये मुद्दा है, वो भी किसान है। आज चाहे हम शहरों में रहते हो, लेकिन हमारी भावनाएं अभी भी वहीं पर है। इसलिए उनकी तकलीफ इतनी हमसे अटैच है कि आज हम महसूस कर पा रहे हैं। दरअसल हमारे घर के बाहर एक पेड़ है सर, और उस पेड़ के दरवाजे से जैसे ही मैं निकलती हूँ, पेड़ से एक चिड़िया आकर के मुझे जबरदस्त चोंच मारती थी। मैं जैसे ही सुबह जग करके जाती, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये, मैं जैसे ही निकलती हूँ उस पेड़ के पास से, मैंने कई बार जब ट्राई किया तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर उसके छोटे छोटे अंडे रखे हुए हैं। उसको लगता है कि मैं इधर आ रही हूँ तो शायद उनको नुकसान पहुंचाऊंगी। एक पक्षी अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ता है सर। जमीन, हमारे भाई भाई आपस में एक डोड़ा काटने पर मूड माथे फोड़ देते हैं सर।
इवन जान चले जाती। आप सोच सकते हैं यहाँ पूरा नस्तो नाबूद हो रहा है उनका। एक कमेंट जो आपने जिसका जिक्र किया था, संस्कृति, ये कोई छोटा शब्द नहीं है, ये एक पारंपरिक चीज है कि हमारी संस्कृति एक सामाजिक समूह जहां हम इकट्ठा रहते हैं, उन लोगों के बीच में रहकर ही जीवित रखी जा सकती है, ना कि मान लो आज डीएलसी रेट पर ये मुआवजा देते हैं, जरूरी तो नहीं ना सर कि उस डीएलसी रेट में इनको आगे वो चीज उपलब्ध हो जाएगी, नहीं होगी। एक जगह ये इकट्ठा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इनका तो सर सब कुछ जाता है। तो कम से कम गांव यदि विस्थापित होते हैं, इसका रूप जरूरी नहीं हम विस्तृत करें, व्यापक रूप से इसको करें। इन सब चीजों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज हमसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके बहुत बारीकी से हमें कुछ सीखने को मिला है, कुछ चीजें हमारे दिमाग में आई है, कुछ विचार भी, प्रश्न भी उठ करके आए हैं कि हम कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे इन लोगों के बीच में जाकर के इनके दर्द को बांट सकते हैं। तो सर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को अपने जो भी हैं, जो इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, इसको बनाने में भूमिका निभाएंगे, उन सबको इनके बीच में आकर के चीजें क्लियर करनी चाहिए सर। और जितना कम से कम गांव विस्थापित हो, चूंकि सर बीसलपुर बांध के बारे में मैंने कल ही दिन में पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद में ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि सर कुछ इस तरह की जो भ्रामक स्थितियां हैं, इनको हम कैसे आम जन तक पहुंचाए, कैसे लोगों के मन से जो कुछ इनके दिमाग में आधी अधूरी बातें हैं, और हम हमारे खुद के मन में भी तो आधी अधूरी बातें हैं, कोई हमें बताए कि आखिर होना क्या है, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, क्या कोई और समाधान इसका निकल सकता है। तो सीधी सी बात है, आज बहुत सारी चीजें हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, उन तक भी पहुंची है, और हमारी भी चीजें कुछ क्लियर हुई है। तो गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता तो पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, यदि आप किसी को उजाड़ करके, और यदि व्यापारी वर्ग का ही आप भला करने की सोच रहे हैं, पेयजल और सिंचाई योजना तक तो ठीक है, लेकिन आपका मंसूबे, आपके उद्देश्य यदि ये है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसको आप रोका जाए। और पहली चीज, ऐसा तो नहीं है कि आज जितनी भी योजनाएं आई, जितने भी प्रोजेक्ट आए, सबका सफल हुए। अभी मनीष भैया ने बताया कि कुछ इस तरह से भी हुए कि जिनको रोक दिया गया है, नहीं हुए प्रोजेक्ट सफल। तो ये भी देख सकते हैं। और यदि फायदे हैं इसके, तो फिर मनीष भैया ने बताया कि जैसे हिमाचल में अब वहां की जलवायु और वहां का वातावरण, उसको देखते तो यदि पहाड़ों से लोगों को अच्छी जगह पर, समतल जगह पर, और उनकी मूलभूत सुविधाओं के तहत उनको बसाया गया है, ये तो बहुत बढ़िया है। यदि कम से कम गांव विस्थापित होते हैं, कम से कम लोग विस्थापित होते हैं, तो इस तरह की चीजें मुहैया कराई जा सकती है। और वो भी सरकार को पहले पूर्णतः विश्वास में लेना होगा कि हम ऐसा आपके लिए करेंगे, ये नहीं कागजी कार्रवाई कुछ और बाद में कुछ। क्योंकि एक बार होने के बाद में सर, फिर वो छोटे से जो लोग रह जाते हैं, छोटा सा समूह रह जाता है, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ पाता, फिर वो दब जाती है आवाज। आज तो इतने गांव हैं, नहीं भी जा रहे हैं वो भी हैं, और जा रहे हैं वो भी है। तो आज तो फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही रह जाएंगे तो सर ये प्रोटेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर ये कागजी कार्रवाई का हम और आप या फिर कोई और कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग उजड़ेंगे वो उजड़ेंगे ही। और यहाँ से जाने के बाद सर बहुत सारी चीजें हैं, मन बहुत व्यथित रहता है इन चीजों से। तो इन लोगों के लिए यही सही है कि कम से कम गांव विस्थापित हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है आज की बातचीत को हम ये रोकते हैं, और पक्ष विपक्ष दोनों हैं, और मेरे ख्याल से हम मुद्दे पर साथ है कि हम किसी का हित नहीं चाहते, और सरकार के वादों पर भी स्थानीय लोगों को भरोसा नहीं है। हमको जिस तरह की एक स्पष्टता का अभाव है दस्तावेजों में, तो उससे एक संशय पैदा होता है। बातचीत को हम जारी रखेंगे, और इस तरह से हम शांति बना करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, ताकि, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई धारणा पहले से बना लेते हैं, तो उसी धारणा के अनुसार निष्कर्ष निकालने लगते हैं, उसी धारणा के अनुसार तर्क गढ़ने लगते हैं। अभी बातें बहुत हो सकती है, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, 500 लोग अभी हमें देख रहे हैं,
लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम और नए तथ्यों के साथ में और नए मेहमानों को साथ में जोड़ते हुए और 1-2 दिन में फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब तक जो देख रहे हैं, वो लोग अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें और साथ में कमेंट्स में ये भी लिखें किन लोगों को इस मुद्दे पे सुनना चाहते हैं, छोड़ेंगे। ये 4, 9, 10, 20 का भी हो सकता है। सब लोग अपनी बात रखें। हमको कोई यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है, बस हम इस मुद्दे को समझना चाहते हैं, इसके अलग-अलग पहलुओं को समझना चाहते हैं, कि क्या परिणाम होने वाले हैं वो समझना चाहते हैं, ताकि खुद जागरूक हों और एक दूसरे को जागरूक करें, जिससे कि किसी का अहित ना हो और सभी के हित सुरक्षित रह सकें। आप सबने समय निकाल कर हमें देखा, इसमें हिस्सा लिया। सर एक मिनट एडवोकेट सोनू जी। हाँ, मैं सर आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा क्या सोशल मीडिया चलाना नहीं होता सर, बार मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सर हमारे लोगों को। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे गांव के और मेरे सभी, क्योंकि हम पहली जनरेशन है, हम इतना हमारा आंदोलन से कभी काम नहीं पड़ा। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सबका विरोध करने का अधिकार होता है, लेकिन हम तभी सफल हो सकते हैं जब अनुशासन से चलेंगे और सबकी बात सुनकर हमको जीरो से लास्ट तक का सरकार जो जवाब देगी, जो सवाल करेगी, हमको पूरे तथ्य सामने होना चाहिए। और बिल्कुल हमको किसी के बहकावे में या किसी के मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। हमको तो बस हमारा अस्तित्व बचाना है, किसी भी तरह से हमको बिल्कुल भी झुकना नहीं है बस। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम गांधीवादी सोच से, अंबेडकरवादी सोच से आगे बढ़ेंगे, तभी हम सफल होंगे। धन्यवाद। वकील साहब, एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ सर। हाँ वकील साहब, एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप गवर्नमेंट से कई तथ्य जुटा रहे हो ना, तो उसमें एक तथ्य ये जुटाना कि डूंगरी डैम का जो MOA हुआ है उसका पेज नंबर 22, जिसपे ये दे रखा है कि इसका जो डूंगरी डैम का जो पानी का स्टोरेज होगा उसका यूटिलाइजेशन 463.26, ये आप नोट कर लो, 463.26 MQM पानी आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसको 1588 MQM का क्यों बना रहे हो? क्योंकि डेड स्टोरेज भी, अगर डेड स्टोरेज भी जोड़ते हैं इसमें तो 25, 50, मैक्सिमम 100, 150 MQM का हो सकता है डेड स्टोरेज। लेकिन तो 150 और जोड़ दो 463 में, तो भी लगभग ये होता है 600 के आसपास। लेकिन इसको 1588 का क्यों बना रहे हो, तो आप इस संबंध में भी इस जानकारी ले सकते हो। और 463 MQM का अगर बनता है ना, तो बिल्कुल शायद अपन ये खुद ही समझ सकते हैं कि शायद किसी के उठने की या किसी को भी वहां से विस्थापित होने की नौबत नहीं आएगी। ये है जितना यूटिलाइजेशन अगर उसी क्षमता का बनाया जाए तो ये है। धन्यवाद। जरूर सर, अब की बार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और सर गंगा साहब जी, आपको भी धन्यवाद। आप हमारे साथ मुद्दों पर चर्चित, कम से कम आप समय निकालकर हमारे लिए इतना उत्सुक हो, आपके लिए धन्यवाद, हम सबके लिए धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सुनने पता है कि आप वालों सबके पास अभी बहुत सारी बातें कहने के लिए और इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इससे लगता है कि सभी लोगों की बहुत गहरी दिलचस्पी है, सभी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी एक आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बातें अनसुलझी रह गई है उन पर हम और फिर से बात करेंगे, और अगर किसी और को साथ में जोड़ना है उनको जोड़ेंगे, नहीं हमें बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इसमें स्पष्टता लेकर के आएंगे, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य से, बिना किसी लड़ाई झगड़े, और एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो मत भिन्नता है वो अल्प ज्ञान की वजह से हो, हमें पूरी बातें पता ना हो, हमें जनता के दुख दर्द से भी जुड़ना है और चीजों का भी ध्यान रखना है और पुराने अनुभवों का भी ध्यान में रखना है कि पुराने बांधों से क्या मिला या नहीं मिला। तो इन सब बातों से अगर हम एक शांति से एक सार्थक चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन हम सहमति भी बना पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर।